और आज सबसे पहले खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन किया गया। इंटरनेट सेवा तक को बंद करना पड़ा। एक बड़े इलाके में 3000 पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा। ये कार्रवाई हुई बुलडोजर से, जिसकी जद में मंदिर, मस्जिद और बाजार सब। आपको दिखाते हैं बुलडोजर एक्शन पर ये रिपोर्ट। जयपुर के मालवीय नगर में 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद आज 45 सेकंड में ध्वस्त हो गई। करीब 391 वर्ग गज जमीन पर बनाई गई ये मस्जिद विकास की राह में रोड़ा बन गई थी। लेकिन जनता की सहूलियत के लिए सड़क चौड़ीकरण के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए को न सिर्फ पुलिस बुलानी पड़ी, बल्कि यहाँ करीब 3000 पुलिस वालों की तैनाती करनी पड़ गई। सुरक्षा बलों की तैनाती आपने देखी, लेकिन आप यहाँ बुलडोजर फोर्स को भी देखिए। 25 जेसीबी और मशीनों को ड्यूटी पर लगाया गया। 1 दर्जन से अधिक डंपर मंगवाए गए और आज सुबह 6 बजे से कार्रवाई शुरू की गई। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबे सेक्टर रोड को ये चौड़ा करना है, जिसमें 5 धार्मिक स्थल आ रहे थे, जिसमें एक भौमिया जी का चबूतरा, एक मंदिर और एक सत्संग भवन, उसके साथ 2 एक मजार और एक मस्जिद। 5 धार्मिक स्थलों को तोड़ने के लिए जेडीए की ये कार्रवाई है, जो कि लगातार मेरे सहयोगी पवन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कार्रवाई आज अलसुबह तकरीबन 6 बजे जेडीए ने कार्रवाई शुरू की थी और उसके बाद से लगातार ये कार्रवाई जारी है। जो 5 धार्मिक स्थल, उनमें से 4 जो धार्मिक स्थल है वो लगभग पूरी तरह तोड़े जा चुके हैं। उनका जो मलबा है वो भी यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये मस्जिद है, जो कि आधी लगभग 45% से ज्यादा इसका हिस्सा तोड़ा जा चुका है और लगातार कार्रवाई जारी है। नंदपुरी पुलिया से जगतपुरा के बीच बुलडोजर एक्शन हुआ। 5 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाया गया। 2 मंदिर, 1 लोक देवता का चबूतरा, एक मस्जिद, मजार ध्वस्त। कुल 10 से 12 निर्माण को गिराया गया। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क किनारे एक्शन हुआ। हालांकि पुलिस का कहना है कि इंटरनेट बंद करने और बैरिकेडिंग की कार्रवाई एहतियातन की गई। अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। इस सेक्टर रोड को चौड़ा करने के लिए जो अतिक्रमण क्षेत्र है उसको मुक्त करने का अभियान है, जेडीए की कार्रवाई है। आज की कार्रवाई में भी 10-12 अवैध निर्माण हैं जो सेक्टर रोड पे आने की वजह से उनको हटाया जाएगा। पूर्ण तरह से शांति व्यवस्था है, यहाँ अभी किसी तरह का विरोध सामने नहीं है। आप देख रहे हैं शांति व्यवस्था जिस तरह से है, तो इसमें सहयोग ही है सभी का, पब्लिक का भी, सभी का सहयोग है। जयपुर के नंदपुरी पुलिया से जगतपुरा के बीच सड़क चौड़ीकरण का काम तय था। कुछ समय पहले इलाके के अलग अलग लोगों को 143 नोटिस दिए गए थे। 134 मकानों पर 22 मई को ही बुलडोजर चल गया था, लेकिन धार्मिक स्थानों को उस समय नहीं हटाया गया। हालांकि बात उसी समय साफ हो गई थी कि इन्हें तोड़ना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां 200 साल पुरानी लंगड़ा मस्जिद बुलडोजर रडार पर है। करीब 1 हफ्ते के बाद बुलडोजर फिर दाल मंडी पहुंचा और इंतजार उस कार्रवाई का है जिसके बारे में सोचकर पूरा इलाका सहमा हुआ। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में पिछले 5 महीने से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए शुरू हुए इस अभियान में अब तक दर्जनों इमारतें गिराई जा चुकी है। इस रास्ते में पड़ने वाले 100 से ज्यादा जर्जर मकानों और अवैध इमारतों को कभी हथौड़े तो कभी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। लेकिन अब दाल मंडी की संकरी गली में महाबली की एंट्री हो चुकी है, जिसे देखकर यहाँ के लोगों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये भारी भरकम पोकलैंड मशीन लंगड़ा हाफिज मस्जिद के ठीक सामने लगाई गई है। चौड़ीकरण की जद में आने वाले जिन 6 मस्जिदों को ध्वस्त किया जाना है, उसमें सबसे पहला जो मस्जिद है वो मस्जिद लंगड़ा हाफिज है और उसी मस्जिद के ठीक सामने इस तरह से पोकलैंड और जेसीबी जैसी मशीनें खड़ी हो गई हैं। ये हैवी मशीन
पोकलैंड यहाँ पर आ चुका है और एक बार में एक ही बिल्डिंग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की क्षमता इस पोकलैंड में है। दरअसल ध्वस्तीकरण के लिए इस कार्रवाई में दाल मंडी की 6 मस्जिदों को भी जमींदोज किया जाना है, जिसमें सबसे पहला नंबर लंगड़ा हाफिज मस्जिद का है। ये मस्जिद करीब 200 साल पुरानी है, जो राजघाट के भदौ चुंगी पर स्थित है और बड़ी मुस्लिम आबादी की आस्था का केंद्र है। मगर इस मस्जिद की 20 फीट जमीन दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के दायरे में आ रही है। जो ध्वस्तीकरण है अब तेज कर दिया गया है। तकरीबन 100 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया गया, 54 करोड़ से ज्यादा मुआवजा बांट दिया गया और इसी के साथ ही अब उन 6 मस्जिदों को लेकर बातचीत चल रही है। प्रशासन बातचीत अपने आखिरी दौर में लेकर पहुंच चुका है। अधिकारियों की माने तो जून के महीने तक पूरी दाल मंडी साफ हो जाएगी और रास्ता बनाने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले इसी इलाके में स्थित 2 दशकों पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को भी काशी मॉडल रेलवे स्टेशन परियोजना के चलते प्रशासन ने हटा दिया था। अब जबकि लंगड़ा हाफिज मस्जिद के सामने पोकलैंड मशीन पहुंच चुकी है, तो माना जा रहा है कि इसकी भी उलटी गिनती शुरू हो गई है। जल्द ही ये भी मलबे में तब्दील होने वाली है। लगातार दाल मंडी गली में रजिस्ट्री भी होती जा रही है और दुकानदारों को ये समझाया जा रहा है कि जल्द से जल्द दुकान खाली करें ताकि चौड़ीकरण का काम और तेज किया जा सके। वाराणसी से ब्रिजन बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रिपल स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। एक तरफ कुख्यात अपराधियों को लंगड़ा बनाया जा रहा है, हिस्ट्री शीटर और दूसरे अपराधियों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए उपद्रव फैलाने वाले गैंग भी उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पर हैं। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी के धुरंधर फुल एक्शन में हैं। गैंगस्टर, लुटेरे, दबंग हों या फिर सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वाले गैंग, सब पर ट्रिपल स्ट्राइक हो रही है। एक तरफ बदमाशों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन वज्रपात। और जो इसके बाद भी योगी फोर्स को चुनौती देता है, तो उनको ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए अपने पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ा जाता। सबसे पहले गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए, जहां जिले के हिस्ट्री शीटर और दूसरे अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप नॉनस्टॉप जारी है। पुलिस टीम घर घर जाकर बदमाशों का सत्यापन कर रही है, जिसके तहत साहिबाबाद के शहीद नगर इलाके में 38 हिस्ट्री शीटर और 68 से ज्यादा चेन स्नैचर्स पर शिकंजा कसा है। आसपास के लोगों से इनकी एक्टिविटी के बारे में जानकारी ली गई, संपत्ति का ब्यौरा लिया गया ताकि अपराधियों की कमर तोड़ी जा सके। शहीद नगर का इलाका ही है, आरआरएफ है, रैपिड रिस्पांस फोर्स है, इसकी पूरी टीम है और ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। करीब 38 हिस्ट्री शीटर्स यानी कि जो एचएस हैं और लगभग 68 से ज़्यादा डकैत, लूटपाट, बलवा करने वाले लोग हैं। ये देखिए डॉग स्क्वाड की टीम है यहाँ पर मौजूद है और पूरी फोर्स यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग इलाकों में जो भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनका सत्यापन करने की कार्रवाई हो रही है, उनसे जुड़े राजस्व के मामले को लेकर भी कार्रवाई चल रही है। यूपी में सिर्फ अपराधियों की पहचान नहीं हो रही, बल्कि उनके इनकम सोर्स की भी पड़ताल की जा रही है। उस ऑपरेशन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू, जिसमें हम उनके जो भी आपराधिक कृत्य हैं उन कृत्य का लेखा जोखा रखते हैं। वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनका आजीविका के साधन क्या है, उन सब के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। उसी के साथ साथ एक राजस्व का दृष्टिकोण भी है कि उनकी टोटल संपत्ति किस तरह की है, क्या उस संपत्ति में किसी तरह का कोई अवैधीकरण है, तो उसके बारे में भी हम पता कर रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के दौरान साहिबाबाद में 4 थानों की पुलिस मौजूद रही, जिसमें रैपिड रिस्पांस, पीएसी और पुलिस के 400 जवान मौजूद थे। वहीं योगी फोर्स के टारगेट पर सोशल मीडिया गैंग भी है, जो स्टंटबाजी, दबंगई और हथियारों के वीडियो बनाकर खौफ पैदा करते हैं। चंदौली में ऐसे गैंग के खिलाफ ऑपरेशन वज्रपात चलाया जा रहा है। ऑपरेशन वज्रपात के तहत 5 दिन विशेष अभियान चला। इस दौरान 64 सोशल मीडिया गैंग की पहचान की गई। 49 मामले दर्ज कर 187 के खिलाफ एक्शन लिया गया, जबकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान में जनपद चंदौली में इस प्रकार के 64 गैंग चिन्हित किए गए हैं, जिनके 187 सदस्यों को भी चिन्हीकरण उनका किया गया है, जिनके नाम हमें पता हैं।
इन पर 49 मुकदमे लिखाए गए हैं और 4 अभियुक्त इनमें से गिरफ्तार किए गए हैं। यानी गाजियाबाद और चंदौली में 5 दिन के अंदर करीब 300 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया, जिसमें 38 हिस्ट्री शीटर और 68 चेन स्नैचर्स की पहचान हुई। तो चंदौली में सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वाले 187 लोगों पर कार्रवाई हुई। अपराधियों पर योगी फोर्स के ट्रिपल अटैक का मकसद बिल्कुल साफ है। यूपी में जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की उसका इलाज तय है। मेरी गलती होगी, मुझे माफ कर दो साहब। गाजियाबाद से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ गुंडों का और बदमाशों का इलाज नहीं कर रही है, बल्कि नकल माफिया और पेपर लीक गैंग पर भी ऐसा ही एक्शन हो रहा है। सारी चालाकी धरी रह जाए। आज से उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस को मजबूत करने के लिए प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हुई और 3 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए अभूतपूर्व व्यवस्था की गई। देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का रिकॉर्ड बना चुका यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा एग्जाम 2 साल बाद एक बार फिर से हो रहा है। लेकिन इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा को सीएम योगी और उनकी टीम ने एक चैलेंज के तौर पर लिया है। चैलेंज नकल माफिया को दूर रखने का, चैलेंज पेपर लीक गिरोह को मिट्टी में मिलाने का, और इसका ऐलान सीएम योगी ने बहुत पहले ही कर दिया था। पहली बार नकल या पर्चा लीक के मामले को एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर के आजीवन कारावास तक की सजा उसके लिए तय की है। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और उसको आजीवन कारावास तक की सजा उपलब्ध दिलाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ पैरवी करेगी। 8 जून से 10 जून तक चलने वाली इस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर लखनऊ समेत जिले के अलग अलग हिस्सों में छात्रों के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की गई है। लखनऊ नगर निगम ने उम्मीदवारों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल बनाए हैं और साथ ही माहौल को ठंडा रखने के लिए पानी के टैंकर, कूलर और पंखों की व्यवस्था भी की है। साथ ही किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर लखनऊ में स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि नकल और पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने के लिए हर परीक्षा केंद्र पर एसटीएफ, साइबर सेल की टीमों की तैनाती की गई है। सभी केंद्रों की निगरानी के लिए 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं। सोशल मीडिया और चैटिंग ऐप्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है और छात्रों की मदद के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हमारी सारी गोपनीय व्यवस्थाएं और हमारी सारी आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल, बायोमेट्रिक और आइरिस का इस्तेमाल, और साथ में जो हमारी फोर्स लगी है उसका लगातार ब्रीफिंग, उसको लगातार बताया जाना कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से निपटने के लिए हैं कि ये परीक्षा पूर्ण शुचिता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जा सके। आज से 3 दिन के लिए प्रयागराज के 42 केंद्रों पर भी पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 3 दिनों में 98,064 अभ्यर्थी प्रयागराज में परीक्षा देंगे। पिछली परीक्षाओं का हाल देखकर छात्रों के मन में घबराहट तो है, लेकिन प्रशासन की तरफ से परीक्षा में नकल माफियाओं और सॉल्वर गैंग पर भी नकेल कसने की पूरी तैयारी की गई। आज की तैयारी फिलहाल सर ठीक है और तैयारियों में सब देखते हुए, प्रशासन को देखते हुए लग रहा है कि पेपर अच्छा ही होगा। तैयारियां तो बढ़िया है फिलहाल तो, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उसको लेके थोड़ा सा ना मन में डर टाइप बसा हुआ है बस। इस पूरी भर्ती परीक्षा के दौरान केंद्रों पर 12,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ एसटीएफ और एलआईयू की टीमों को भी परीक्षा केंद्रों के आसपास एक्टिव किया गया है। ये सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो देखिए, पुलिसकर्मियों का जो पहरा है वो परीक्षा केंद्रों पर आपको इसी तरीके से नजर आएगा। ये तस्वीर न सिर्फ प्रयागराज के सीएवी इंटर कॉलेज की है, बल्कि दूसरे जो परीक्षा केंद्र है वहां पर भी इस तरीके की जो तस्वीर है वो आपको नजर आएगी। यानी जो नकल का मंसूबा रखते हैं, जो लोग इस पूरी परीक्षा को भंग करने की कोशिश करेंगे, उनसे निपटने की जो कवायद है, जो कोशिशें हैं वो भी की गई हैं। वाराणसी में भी यूपी पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा के लिए तैयार 22 सेंटर्स पर 22,032 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहले दिन बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स परीक्षा देने एग्जाम सेंटर पहुंचे। 3 दिन के इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए वाराणसी में भी ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बनारस में अगर बात करें तो कुल 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 44,064 परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। और जो परीक्षार्थी हैं उनके बाकायदा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और किस तरह की तैयारी परीक्षा केंद्रों पर नजर आ रही है? बढ़िया अभी तो चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की होने वाली भर्ती परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें सबसे ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होते हैं।
2024 की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 60,224 पदों के लिए लगभग 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इस बार 32,679 पदों के लिए 28 लाख कैंडिडेट्स शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी परीक्षा को माफिया के चंगुल से सुरक्षित रखना भी सबसे बड़ा टास्क है, जिसे योगी और योगी फोर्स बखूबी पूरा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बंगाल की बात, जहां शुभेंदु सरकार बनने के बाद अपराधियों का हाल बेहाल है। टीएमसी के राज में क्राइम और करप्शन का खुला खेल चलता था, लेकिन अब बंगाल पुलिस एक्शन में है और इसी का नतीजा ये कि टीएमसी के करप्ट और भगोड़े नेता जहांगीर की देश छोड़ने से पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी जिस जहांगीर खान ने खुद को पुष्पा बताकर कभी ना झुकने का दम दिखाया था, अब शुभेंदु के सिंघम उसको पिंजरे में डाल चुके। নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আমিষে আমরাও পুষ্পা ছুপে গেলি। नाम जहांगीर खान, टीएमसी का भगोड़ा नेता। खुद को पुष्पा बताकर शुभेंदु के सिंघम को चैलेंज देने वाला टीएमसी का ये करप्ट, क्रिमिनल और भगोड़ा खादीधारी जब धरा गया तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। बंगाल की फाल्टा सीट से टीएमसी का उम्मीदवार बने जहांगीर खान को आज बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और दार्जिलिंग पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। जहांगीर खान को नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से धर दबोचा गया। टीएमसी का ये पूर्व विधायक देश छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था। এটা জয়েন্ট রেড হয়েছে এসটিএফ এবং দার্জিলিং পুলিশ। আমরা ওকে অ্যারেস্ট করেছি আমরা नेपाल बॉर्डर থেকে। जहांगीर खान की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही गुस्साए और जहांगीर के सताए लोगों ने उसके दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ की और पूरा दफ्तर तहस नहस कर दिया। जहांगीर को ममता ने चुनाव में फाल्टा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन फाल्टा में चुनाव के दौरान टीएमसी नेता जहांगीर खान पर ईवीएम से छेड़खानी के आरोप लगे। साथ ही चुनाव ऑब्जर्वर बनाए गए आईपीएस अजयपाल शर्मा को सिंघम बताते हुए जहांगीर ने खुद को पुष्पा बता डाला। উনি নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আমিষে আমরাও পুষ্পা ছুপে গেলি। एक तरफ टीएमसी के दागी नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के टूटने की खबर आ रही है। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि आज टीएमसी के करीब 12 से ज्यादा सांसद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे मीटिंग करने के लिए। बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार क्या हुई? ममता बनर्जी बेबस हो गई। एक के बाद एक कर ममता बनर्जी को सियासी शौक लगता जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर से निकली इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ममता बनर्जी की पार्टी के टूटने की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। बीजेपी के बड़े नेता भूपेंद्र यादव के सरकारी आवास पर टीएमसी के बागी सांसदों का जमावड़ा लगा हुआ है। 1, 2 या 4 नहीं, टीएमसी के पूरे 15 सांसद चाय पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में। ये सब उस वक्त हो रहा है जब ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में अपना दुखड़ा रो रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बड़ी मुसीबत यहाँ पहले से तैयार है। सवाल बड़ा है, क्या ये 15 सांसद टीएमसी से टूट जाएंगे? भूपेंद्र यादव के घर से इस तस्वीर के आगे के ठीक पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल विधानसभा में दीदी को मात देकर विपक्ष के नेता बने ऋतव्रत बनर्जी आज सुखेंदु शेखर राय के सुर से सुर मिलाते दिखे। 2024 का दिसंबर से 2026 का अप्रैल में मार्च का अंत तक सुखेंदुदा जो बोल रहे हैं, मैं भी वो चीज भुगत के आया हूँ। क्या परफॉर्मेंस है ये तो पब्लिक है, मगर फिर भी मैं भी लास्ट रो में बैठता था। ठीक है, खैर मैं लास्ट रो में बैठता तो आरटीआई एक्टिविस्ट बाकी कुछ और लोग सामने सीट उन लोगों को मिला था, क्योंकि ये क्विज मास्टर का प्रेरोगेटिव है कौन किधर बैठेगा। मगर हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने। कमाल, जिस माँ माटी और मानुष वाले फॉर्मूले पर ममता बनर्जी को नाज था, वो ताश के किले की तरह ढहता जा रहा है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद, जबकि दीदी के 15 सांसदों का ग्रुप बीजेपी के खेमे में बैठक कर रहा है। खैर, बड़ा सवाल दीदी के सामने है, वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या करेंगी। परीक्षा दीदी के उन सलाहकारों की भी है जो दिन रात उन्हें घेरे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उत्तर प्रदेश के शामली से एक और मामला सामने आया। यहां एक जिम ट्रेनर लड़की चांदनी कुरैशी पर आरोप कि उसने एक व्यक्ति को, एक लड़के को अपनी बातों की जाल में फंसाया, ब्रेन वॉश किया और उसको हिंदू से उसका धर्म बदलवा करके उसका नाम बदलकर रहमान रखवा दिया। इस पूरे खेल के पीछे था करोड़ों रुपए का एक लालच। रिपोर्टर। उत्तर प्रदेश के शामली में इन दिनों एक ही नाम गूंज रहा है, चांदनी कुरैशी। पेशे से जिम ट्रेनर इस मुस्लिम लड़की पर एक करोड़पति हिंदू लड़के के जबरन धर्मांतरण और अवैध वसूली के बेहद संगीन आरोप लगे हैं। ये लड़का शामली के मशहूर दवा व्यापारी देवराज सिंह मलिक का बेटा आयुष है। चांदनी ने दवा व्यापारी के बेटे आयुष को पहले अपनी बातों में फंसाया, फिर इसका इस कदर ब्रेन वॉश किया कि आयुष ने अपना धर्म छोड़ दिया, मुस्लिम टोपी पहन ली और 5 वक्त का नमाजी बन गया। चांदनी ने आयुष से रहमान बना दिया। उत्तर प्रदेश के शामली में एक जिहाद का मामला सामने आया है, लेकिन इस बार शिकार कोई हिंदू लड़की नहीं बल्कि एक हिंदू लड़का हुआ है। और हैरानी की बात यह हो रही है कि जो जांच चल रही है उसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा जा रहा है। यह बहुत हैरानी और चौंकाने वाली बात है कि शामली में एक हिंदू लड़के को कई सालों की कोशिश के बाद रेडिकलाइज करके उसे कन्वर्ट कराया गया। ये ब्रेन वॉश सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। पुलिस की तफ्तीश में जो बात सामने आई है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। आरोप है कि चांदनी कुरैशी ने आयुष को पाकिस्तानी कट्टरपंथी इसरार अहमद के वीडियो लिंक्स भेजे, उसका सोशल मीडिया पेज फॉलो करवाया। नफरत और कट्टरपंथ के उस डोज ने आयुष के दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया। इसके बाद 3 मौलवियों की मदद से फर्जी तरीके से निकाह का खेल रचा गया। जानकारी ये हुई कि डॉक्टर इसरार हैं पाकिस्तान के, जो एक मौलाना हैं और वो तकरीर करते रहते हैं और सबको जोड़ के वो दावा के माध्यम से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। उनके टच में आ गया, उनकी वीडियो सुनता रहा, संभवतः उनके संपर्क में भी इस समय आ गया है ये। और फिर उसने जो है इस लड़की के माध्यम से बातचीत उनकी होती रही और अंततः होते होते संभवतः पूरा कन्वर्ट हो गया है ये। इस पूरे मामले में शामली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस की रडार पर अब वो 3 मौलवी भी हैं जिन्होंने इस अवैध धर्मांतरण को अंजाम देने में मदद की। जो लड़की है, जो कुरैशी वो गिरफ्तार हुई, इसका पिता गिरफ्तार हो गया है। इसमें 8 अन्य नस्बें नामजद हुए हैं। 2 मौलाना हैं जिनका नाम नहीं बता रहा वो कि हमने निकाह कहाँ किया। कह तो रहा दिल्ली के पास निकाह मैंने किया, मैं बताऊंगा नहीं मैं इसको कहाँ मैंने किया है, क्योंकि मेरी जो SIT पूरी इसमें जांच कर रही है और जल्दी इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे पूरे मामले को। मगर इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू अब सामने आया है। पता चला है कि ये पूरी साजिश, प्यार का नाटक और धर्मांतरण का खेल दरअसल पैसों के लिए रचा गया था। आयुष के पिता देवराज सिंह मलिक ने खुद इसका खुलासा किया है कि चांदनी की नजर उनके बेटे पर नहीं बल्कि उनकी करोड़ों की जायदाद पर थी। उसका मुख्य उद्देश्य इस समुदाय का, जो चांदनी वगैरह वगैरह, उसके भाई, उसकी बहनें, राहिल, ये सब लोग, उसकी नाम जो संपत्ति है उस पर निगाह टिकी हुई है। उन्होंने जानकारी करी होगी कि बढ़िया परिवार का बच्चा है, सुंदर बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है और इसके नाम संपत्ति है, कारोबार अच्छा है, इसका अलग से व्यापार करा दिया मैंने उसको, तो उसके कारोबार पर नियत टिक गई। यानी चांदनी की मंशा साफ थी, पहले लड़के को परिवार से अलग करो, उसका धर्म बदलो, उससे निकाह करो और फिर कानूनी रूप से उसकी करोड़ों की वसीयत और संपत्ति पर कब्जा कर लो। पैसों के लिए धर्मांतरण का ये ऐसा जाल था जिसमें आयुष पूरी तरह फंस चुका था। जानकारी के मुताबिक इस खौफनाक कहानी हमसफर समझ रहा था, उसकी करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश रच रही थी। फिलहाल पुलिस ने चांदनी और उसके पिता को जेल भेज दिया है, जबकि परिवार के बाकी 6 मेंबर और 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन और अवैध वसूली का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी बात पुलिस कप्तान नरेंद्र प्रताप सिंह भी कर रहे हैं और जी न्यूज़ के पास तमाम ऐसी जानकारी है एक्सक्लूसिव, जो ये इशारा कर रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर यह रैकेट सक्रिय है, जिस पर तुरंत लगाम लगाना, उसकी कमर तोड़ना बेहद जरूरी है। कैमरा जर्नलिस्ट
शेर सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, शामली। उधर लव जिहाद और धर्मांतर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई। वो खबर है मुंबई से मीरा रोड से। बकरीद से पहले हंगामा हुआ उसी मीरा रोड पर। अब वहां लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का एक और मामला सामने आया। पिछले 3 सालों से मामला लगातार चल रहा था। खुलासा तब हुआ जब परिवार पलायन को वहां से मजबूर। रिपोर्ट दर्ज। लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग। एवरी फ्राइडे मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो ये सब मतलब इसमें थोड़ा आप इन्वॉल्व हो, ये सीखो, मतलब हमारे में ये सब किया करते हैं। हिंदू परिवार पलायन को मजबूर। और रही बात डर की, तो डर तो इतनी है जो है कि मतलब आज मजबूर हो करके ये सब करना पड़ रहा है। मीरा भाईंदर शहर में ये जो इसमें सऊद खान करके आरोपी है, जो इनका ग्रुप है MIG ग्रुप, कोहिनूर का टीम, ये इनके ग्रुप में सब मुस्लिम लड़के हैं। जितने भी मुस्लिम लड़के हैं सभी के मल्टीपल्स हिंदू लड़कियां गर्लफ्रेंड्स है, जिसको ये लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाए हुए हैं सब। मुंबई से सटे मीरा रोड में एक नया विवाद गहरा गया है। इस बार मामला लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा है, जो पिछले 3 साल से चल रहा था। सऊद खान नाम के मुस्लिम युवक ने पहले हिंदू नाबालिग लड़की से दोस्ती की, फिर अपने जाल में फंसाकर लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके बाद लड़की को ब्लैकमेल किया जाने लगा। आरोपी सऊद खान लड़की से पैसे मांगने लगा और जबरन नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाने लगा। साथ ही लड़की का यौन शोषण भी किया जाता था। एकदम फ्रस्ट्रेशन में हो गई थी, क्योंकि उस लड़के ने मुझे एकदम घर से दूर कर दिया था। उस लड़के ने मेरा कॉलेज बंद करवा दिया। मैं एक भी दिन कॉलेज अटेंड नहीं की। वो पूरा हिस्ट्री है, कुछ नहीं। घर से मैं पैसा फिर कहीं किसी के लेके उसको देने लगी, तो कुछ नहीं हो पाया उस। और फिर वो मुझे ऐसा बोला करता था कि मतलब मेरे साथ रहा करो ऐसे, तो मैं नहीं, ये सब हो पाया। लव जिहाद और धर्मांतरण का ये पूरा खेल करीब 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब सोशल मीडिया पर रील बनाने के बहाने आरोपी ने लड़की से नजदीकी बनाई। आरोपी सऊद खान बाकायदा हिंदू लड़की को अपनी बड़ी बहन के घर ले जाता था, जहां उसका परिवार हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश करता था। लड़की को इस्लाम कबूलने, बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था, और विरोध करने पर पीड़ित लड़की के साथ मारपीट की जाती थी। कई बार तो लड़की को घर में बंधक बनाकर भी रखा गया। सऊद खान और उसके परिवार के टॉर्चर से पीड़ित लड़की इतनी परेशान हो गई कि उसने 2024 में अपने घर की 7वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश तक की। बात पाकिस्तान की, जहां मुनीर आर्मी ने बलूचिस्तान के बाद POK को भी नर्क बना दिया। मुनीर की सेना ने कि बूटों ने POK के लोगों को चलना शुरू किया, तो ऐसी बगावत की POK जलने की कगार पर आई। मुनीर ने POJK को बर्बाद कर दिया। पाक के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठप। POJK में गोली, गिरफ्तारी और ब्लैकआउट। मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक हिंसक प्रदर्शन और उबार। यह है पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर। मुनीर और उसकी सेना ने यहाँ क्या हालात पैदा कर दिए, तस्वीर देख लीजिए। बलूचिस्तान के साथ इलाका भी मुनीर और शहबाज के हाथ से निकलता जा रहा है। यहाँ के लोगों पर मुनीर जितना जुल्म कर रहा है, उसका हिसाब करने का वक्त आ गया। इस बवाल की इनसाइड स्टोरी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीरों को समझ लीजिए। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, जहां मुनीर के सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है। पाक आर्मी के जवान अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दे रहे हैं। इस हिंसक आंदोलन की वजह जान लीजिए। POK की जैक यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 38 सूत्री मांगों का एक चार्टर तैयार किया। कमेटी ने पाकिस्तान सरकार से कुछ मांगे रखी थी, जैसे आटे पर सब्सिडी फिर से शुरू करने, महंगाई को कंट्रोल करने, जजों और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले खास अधिकार खत्म करने, पाकिस्तान की फेडरल सरकार में कश्मीरियों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन और गलत टैक्स वापस लेने की मांग। जैसी नेताओं ने कहा, पाकिस्तान ने संवैधानिक चुनाव और गवर्नमेंट सुधार के बारे में अपने वादे और कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। इसकी बजाय आंदोलन को दबाने, कमजोर करने की कोशिश की है। प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। फायरिंग में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। सेना की फायरिंग में कई लोग घायल हुए। गुस्साए लोगों ने पुलिस के वाहन कब्जे में लेना शुरू किया। मिडिल ईस्ट में फिर से एक बार हंगामा है। फिर से आग लगी है, बारूद बरस रहा है। इस बार जंग की शुरुआत ईरान की तरफ से की गई, लेकिन इजराइल ने पलटवार किया और खाड़ी में युद्ध के दूसरे राउंड को मानो शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलस रहा है। जिसका डर था वही हुआ।
खाड़ी में फिर से बारूद बरसने लगा। फिर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिर से मिडिल ईस्ट का आसमान तबाही वाली मिसाइलों और बारूदी ड्रोन की गूंज से दहल गया। ये तस्वीरें ईरान के इजराइल पर ताजा हमले की हैं। ईरान की IRGC ने इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान के हमले के बाद इजराइल के शहरों में हड़कंप मच गया। अप्रैल में युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर अटैक किया। इजराइल के हाइफा और नाजरेत को टारगेट कर मिसाइलें दागी गईं। हालांकि IDF का दावा है कि ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ईरान के हमले के बाद इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे। लोगों को बंकर और सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग के बाद ईरान को भी संदेश दिया था और ईरान से अपील करते हुए ट्रंप ने कहा, तुमने अपनी मिसाइलें चला दी, अब काफी है, बातचीत की मेज पर लौटो, समझौता करो। लेकिन ट्रंप की किसी भी अपील का कोई असर नहीं हुआ। चंद घंटों बाद इजराइल ने ईरान के शहरों पर बम बरसाकर इस जंग को और बढ़ा दिया और दुनिया के सामने एक बार फिर से नया संकट खड़ा कर दिया। इजराइल ने बैरूत में ताबड़तोड़ हमले किए, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन IDF के हमलों से ईरान पूरी तरह भड़क गया। इसके बाद ईरान ने इजराइल के शहरों पर हमले शुरू कर दिए।